जय हिंद। आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ये बात की गारंटी देते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, पूर्ण रूप से। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो काली मिट्टी से हुई है। ओके, और केमिस्ट्री की खोज किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लेबोजियर वैज्ञानिक ने केमिस्ट्री विज्ञान की खोज किया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री में हम पहले पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, ठीक है। पदार्थ के बारे में, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। देखिए पदार्थ को दो अवस्था में इस तरह से हम बांटे हैं, पहले समझिएगा ध्यान से। एक भौतिक के आधार पे हम बांटे हैं, एक रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पे हम बांटे हैं। ओके, भौतिक के आधार पर अगर बोलेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक के आधार पे है। ओके, और चौथी अवस्था बोलेगा तो प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था अगर बोल दिया तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो भौतिक के आधार पे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा जो है ये चौथी अवस्था, और पांचवा जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ओके, तो ये तो भौतिक के आधार पे पदार्थ की कितनी अवस्था है? तो 5 अवस्था, इस तरह से। ओके, अब देखते हैं रासायनिक दृष्टिकोण के आधार से ये कितने प्रकार के बांटे गए हैं। रासायनिक दृष्टिकोण के आधार से अगर देखेंगे तो इस तरह से बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। क्या बोले? तत्व, यौगिक, मिश्रण। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो तत्व, यौगिक, मिश्रण हो गया। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बताना। ओके, समझते हैं ध्यान से। ठोस जो है ये ठोस में क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे ही मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो इसका आकार निश्चित है कि ये इतना सेंटीमीटर मार्कर है। ओके, इसको चाहे गिलास में रखें, इसको चाहे बोतल में रखें, कैसे भी इसको रखेंगे तो इसका आकार ना चेंज होगा ना इसका आयतन चेंज होगा, ठीक है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ठोस। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, आकार और आयतन, ठीक है, दोनों निश्चित हो, तो ये हो गया ठोस। अब देखिए द्रव क्या हो गया। द्रव किसे बोलेंगे? द्रव बोलेंगे जिसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं हो सकता है। जिसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं हो सकता है। आपको हम एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। ये बोतल है, इसमें हम पानी भर देंगे। क्या भर देंगे? पानी। तो पानी क्या है? द्रव है। और द्रव बोलते किसको है? ऐसी अवस्था जो कि स्थान को घेरे। स्थान को घेरने वाली चीज़ क्या है? द्रव है। तो जैसे कि यहाँ पानी हम भर लेंगे मतलब इतना, मान लीजिए भरे बोतल पानी भर लेंगे, ठीक है। तो इसका आयतन तो निश्चित है कि आयतन इसका निश्चित है। ओके, इतना पानी है तो इतना ही पानी रहेगा, वो तो निश्चित रहे। लेकिन आकार कैसे परिवर्तन हो जाएगा कि बोतल के पानी को थड़िया में ऐसे गिरा देंगे, थाली में, तो उसका आकार क्या है? परिवर्तन हो जाएगा। अभी देखिए लंबा बोतल है तो लंबा जैसा ऐसा आयतन इसका आकार रहेगा। और थाली में से दे देंगे तो थाली में क्या होगा? फैल जाएगा। मतलब कि आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। ओके, ये किसका डिफिनेशन है? तो ये द्रव का डिफिनेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं गैस का। अब देखिए गैस में क्या कंडीशन है। इसका ना तो आयतन निश्चित हो सकता है और ना आकार निश्चित हो सकता है। ओके देना, जैसे कि थोड़ा सा इतनी सा गैस है ना, इतना को अगर देंगे ना तो इतना भरेगा, आपको दिखेगा कितना भरा है, लेकिन फैल के इतना हो जाएगा। तो क्या हो गया? इसका आयतन कोई निश्चित नहीं है, इतना है तो इतना हो जाएगा। आकार भी निश्चित नहीं है। अगर इतना बड़ा बोतल है तो फैल कितना हो जाएगा, और बड़ा बोतल होगा तो और भी ज़्यादा फैल जाएगा। तो गैस का डिफिनेशन क्या बोलता है कि ना इसका आकार निश्चित है और ना इसका आयतन निश्चित है। ओके, तो वो किसका डिफिनेशन है? तो वो है गैस का डिफिनेशन। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आगे। पदार्थ की 5वीं अवस्था। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होता है? इसका हाई टेम्परेचर पे ये रहता है। जैसे कि
सूर्य है तो सूर्य एक तरह से क्या है, तारा है। तो सूर्य में जो गैसीय है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था मतलब प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है गैस में जो उष्मा है, वो उष्मा जो उसमें निकलती है, धूप जो निकलता है, तो उसमें जो अवस्था रहता है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, लिबिर लिबिर करके। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था में कौन रहता है, चौथी अवस्था रहता है। चौथी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, जो कि सूर्य में आपको देखने को मिलेगा, तारा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब कैसी अवस्था है, तो ये सब प्लाज्मा अवस्था। जैसे कि खेखार, जैसे कि ब्रश व्रश करते होंगे तो अंदर से निकालते होंगे खेखार, वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था है, लिबिर लिबिर। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया प्लाज्मा अवस्था। अब देखते हैं पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा अवस्था के हाई टेम्परेचर में जाके ठंडा करने की विधि को ही जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भौतिक अवस्था में 5 अवस्था है। पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तीसरा अवस्था प्लाज्मा है। ओके, ये सब चीज़ याद रखिएगा। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे। देखिए, हम आगे देखने वाले हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। अब जो है रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पे हम देखते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पे देखेंगे ये कैसी कैसी अवस्था है, वो देख लेते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले जो है ये जो हम ठोस अवस्था देखें ना, ये ठोस अवस्था का 2 रूप है, एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, ठोस अवस्था में 2 रूप होता है, एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एक क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय में क्या होता है, इनका आकार निश्चित और ज्यामितीय आकृति जो है, ये गलनांक, ये सब जो है क्या होता है, निश्चित होता है। आकार, ज्यामितीय आकृति, ये सब आयतन पायतन जो भी होता है वो निश्चित रूप से रहता है। ठीक है, जैसे कि हीरा कैसी अवस्था है, तो क्रिस्टलीय अवस्था है। कैसी है, क्रिस्टलीय अवस्था है। और हीरा क्या है, तो हीरा की जो संरचना होती है ना, ये चतुष्फलकीय होती है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा जो है क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है, तो आप क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय है। इसका आयतन और ज्यामितीय आकृति ये सब जो होता है, गलनांक जो होता है, ये निश्चित होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या होता है, तो इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और ना ही गलनांक निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। ओके, अक्रिस्टलीय की क्या डिफिनेशन है, ना इसकी कोई आकृति निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होता है, और ना ही इसका गलनांक निश्चित होता है, दोनों में से कोई निश्चित नहीं होता है। वो कैसी अवस्था है, तो वो क्रिस्टलीय अवस्था है। एग्जाम्पल की बात बोलेंगे तो कांच और रबर, ये कैसी अवस्था है, तो वो क्रिस्टलीय अवस्था है। ठीक है, कांच और रबर वो क्रिस्टलीय अवस्था है। ओके, हीरा क्रिस्टलीय अवस्था है। ओके, तो आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि कांच क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है, तो क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय है। ठीक है, रबर क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है, तो अक्रिस्टलीय है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सभी बता दिए। ठोस के 2 रूप भी बता दिए, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पे। ओके देन, जैसे कि रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे तो इस तरह से बांटा गया है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। ओके, तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिए, तत्व किसे बोलेंगे, हम जो बोलेंगे वो तत्व किसे बोलेंगे, जो अकेला घूमे वो क्या है, तत्व है। जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। ठीक है, CH4 क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। अकेला है ना, अकेला है तो क्या है, तत्व है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, जिसको गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अकेले ही घूम रहा है, क्या है, तत्व है। शादी हो गया, क्या है, यौगिक बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ओके, तो तत्व किसे बोलेंगे, जो अकेला रहे। ऑक्सीजन क्या है, अकेला है, तत्व है। मीथेन क्या है, अकेला है, तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, अकेला है, तत्व है।
ओके, लेकिन यौगिक कैसे बनेगा? यौगिक कैसे बनेगा? जैसे कि H2O बोल देंगे तो क्या बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला दिए तो ये क्या बन गया? यौगिक बन गया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला बन जाए वो क्या है? यौगिक है। मतलब तत्वों के समूह को हम यौगिक बोल सकते हैं। ओके, तत्व के समूह को, तत्व में मिलाने से तत्वों के समूह को ही यौगिक बोल सकते हैं। ऑक्सीजन था तत्व और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मिला दिए तो क्या हो गया? जल हो गया। तो जल क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। तत्व से हम यौगिक बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ओके, अब देखिए मिश्रण क्या है? मिश्रण देखिए किसे बोलते हैं। देखिए, ऑक्सीजन सिर्फ था तो तत्व था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया तो यौगिक हो गया। लेकिन ये सब चीज को हम मिला दिए, मिक्सचर में देखिए घुमा दिए, गर्र घुमा दिए। अब घुमा देने के बाद ये क्या बन गया? मिश्रण बन गया। ठीक है, तो जिसका कोई फॉर्मूला ना हो वो क्या है? मिश्रण है। जिसका कोई फॉर्मूला ना बने वो क्या है? मिश्रण है। जैसे कि ऑक्सीजन CH4H2O सबको घोर दिए पकड़ के, इसका कोई फॉर्मूला बनेगा? क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। हवा का कोई फॉर्मूला है? नहीं है, तो क्या है? मिश्रण है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तत्व सिंगल है तो तत्व। ओके, एग्जाम्पल में आपको बता ही दिए H2, ये सिंगल है तो ये तत्व है। ओके, और H2O के साथ ऑक्सीजन मिला दिया, दोनों मिला के H2O हो गया तो क्या हो गया? यौगिक हो गया। ओके, और जैसे कि ऑक्सीजन H2O और CH4 ये सब चीज़ें मिला दिए तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ओके, अब हम एक एक करके निपटाने का प्रयास करते हैं कि तत्व में कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को कितने भागों में बांटा है, यौगिक को कितने भागों में बांटा है, मिश्रण को कितने भागों में बांटा है, सबको समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तत्व। अब देखिए, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व के 3 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है वो देख लेते हैं। तो पहला हो गया धातु, पहला हो गया धातु, जिसे क्या बोलते हैं? चालक। धातु को क्या बोलते हैं? चालक। दूसरा हो गया, पहला हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु। ठीक है, और अधातु को क्या बोलते हैं? कुचालक। अधातु क्या बोलते हैं? कुचालक। ठीक है, और उपधातु को क्या बोलते हैं? अर्धचालक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। धातु को चालक बोलते हैं, अधातु को कुचालक बोलते हैं, उपधातु को अर्धचालक बोलते हैं। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा कि चालक बोलते किसको हैं। जिसमें कि करंट ऐसे 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 डायरेक्ट प्रभावित करे, कोई रुकावट ना हो। जैसे कि चांदी क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु है। ओके, तांबा क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। घरों में जो वायरिंग होता है, तारों के अंदर क्या होता है? तांबा होता है। तांबा क्या है? धातु है। ठीक है, मतलब जिसमें करंट प्रभावित करे, मतलब प्रसारित करे, मतलब करंट जाए, कोई रुकावट नहीं है, वो क्या है? धातु है, जिसे बोलते हैं हम लोग चालक। ठीक है, चालक। ओके, सीधा इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकता है, इसमें सीधा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, सीधा जा रहा है एकदम, कोई रुकावट नहीं है। ओके, वो क्या है? धातु है, जिसे बोलते हैं हम लोग चालक। ओके, जैसे कि एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं, Cu मतलब कॉपर। ओके, Al मतलब एल्युमिनियम, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना। ओके, बहुत सारा है। Fe लोहा। ये सब क्या है? धातु, जिसे बोलते हैं हम लोग चालक। क्या बोलते हैं? चालक। ठीक है, चालक बोलिए या सुचालक बोलिए। ठीक है, इस समय फंसिएगा नहीं, सुचालक बोलिए कि चालक बोलिए। ओके, दोनों सेम है। अब देखते हैं हम लोग ओ धातु। ओ धातु किसे बोलते हैं? कुचालक को। तो कुचालक हम किसे बोलेंगे? जिसमें धारा प्रभावित ना करे, जिसमें धारा ऐसे ऐसे ये ना करे प्रभावित, ठीक है, ना जाए। जैसे कि लकड़ी। लकड़ी क्या है? कुचालक है। प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। ये मार्कर क्या है? प्लास्टिक है, तो क्या है? कुचालक है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? कुचालक है, जिसमें कि धारा प्रभावित ना करे, धारा नहीं जाए, करंट नहीं प्रभावित करे। ठीक है, देखते हैं किसी को लाइन मार रहा होता है तो ऐसा थोड़े ना है कि हम लोहा से ऐसे मार के उसको छोड़ाते हैं, लकड़ी से छोड़ाते हैं ऐसे मार मार के। किसी को
जैसे किसी का तार हिल गया, हुक फंसाया है ऐसे करके करंट में, ठीक है, तो ऐसा थोड़े ना कि हम लोहा से जाके इसे ठीक करते हैं, किसी की ठीक करते हैं, लकड़ी से ठीक करते हैं, प्लास्टिक से ठीक करते हैं ऐसे करके। ओके, तो वो सब क्या है, वो सब कुचालक है, जिसे बोलते हैं हम लोग अधातु। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग उपधातु। उपधातु हम किसे बोलेंगे, उपधातु हम लोग बोलेंगे जिसमें कि थोड़ा थोड़ा करंट प्रभावित करे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ओके, उसे क्या बोलेंगे, उपधातु, थोड़ा थोड़ा करंट प्रभावित करे, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन, SI को बोल सकते हैं सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है, ठीक है। और जर्मेनियम का उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग जिसे बोलते हैं हम लोग उपधातु, ये ज़्यादातर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक के इस्तेमाल में इसका काम होता है। जैसे कि मोबाइल के अंदर क्या लगा है, सिलिकॉन लगा है, मोबाइल को थोड़ा थोड़ा करंट चाहिए तो क्या है, वो सिलिकॉन है, जिसे बोलते हैं हम लोग उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझते हैं। धातु किसे बोलेंगे, चालक को जिसमें कि धारा प्रभावित करे, ठीक है। और धातु किसे बोलेंगे, कुचालक को जिसमें धारा प्रभावित नहीं करे, करंट ना लगे, ओके, करंट प्रभावित ना करे। उपधातु किसे बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा करंट जाए, जिसके मोबाइल के अंदर कौन सी धातु लगी हुई है, तो उपधातु लगी हुई है, जिसे कि बोलते हैं सिलिकॉन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग यौगिक के बारे में। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है। जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जैसे कि CH4 में कार्बन की मात्रा है, CCl4 में कार्बन की मात्रा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, इस समय कार्बन की मात्रा है, तो क्या है ये, कार्बनिक यौगिक है। अब बताइए H2O, इसमें कार्बन की मात्रा है, तो क्या है, वो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यौगिक समझ में आ गया आप लोग को। ओके, कार्बनिक में जिसमें कार्बन की मात्रा दिखे, लकड़ी क्या है, जलने के बाद काला काला धुआं फेंकता है, वो क्या है, कार्बनिक है। कोयला क्या है, कार्बनिक है, जो जलने के बाद धुआं फेंके, ओके, काला काला धुआं फेंके, वो क्या है, कार्बनिक है। CH4, CCl4, जिसमें C दिख जाए वो क्या है, कार्बनिक है, ओके। और वो कार्बन किससे बोलेंगे, H2O, क्या है, वो कार्बनिक है, ओके। जिसमें कार्बन दिख रहा है, कार्बन नहीं दिख रहा है, तो क्या है ये, वो कार्बनिक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और कार्बनिक। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। एक होता है मिश्रण, मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है समान मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण, ठीक है। एक होता है समान मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, समान मिश्रण और विषमांग मिश्रण किसे बोलते हैं, ओके। पहले विषमांग मिश्रण समझते हैं, क्योंकि विषमांग मिश्रण से ही हम समान मिश्रण बना सकते हैं। समान मिश्रण से विषमांग मिश्रण नहीं बना सकते हैं, लेकिन विषमांग मिश्रण से समान मिश्रण बना सकते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि एक चना का दाल लीजिए, एक मसूर का दाल लीजिए, और उसको सिर्फ ऐसे ऐसे मिला दीजिए, तो आपको दिख जाएगा वो चना का दाल है, वो मसूर का दाल है, आपको दूर से ही दिख जाएगा, ठीक है। लाल वाला मूंग का दाल, पीला वाला चना का दाल, इस तरह सबको दिख जाएगा। लेकिन वही पानी में डाल के, कुकर में दे के 3 सीटी मार दिए, तब आप पता कर लेंगे वो चना का दाल है कि मसूर का दाल है, तब तो पता नहीं कर पाएंगे। तो जो दिख जाए वो चना का दाल है, वो मसूर का दाल है, ठीक है। तो वो कौन सी मिश्रण है, वो है विषमांगी मिश्रण। वो कौन सी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। एग्जाम्पल क्या दिए, चना दाल और मसूर दाल, ये दोनों दिख जाएगा, लेकिन इसमें सीटी मार दिए, 3 सीटी मार दिए, कुकर में पानी देके 3 सीटी मार दिए, पूरा घोर हो गया, तब तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि चना का दाल है कि मसूर का दाल है, तब तो नहीं पहचान पाएंगे। तब वो कौन सी मिश्रण हो गया, तो वो हो गया समान मिश्रण। गर्र घुमा दिए एकदम मिक्सचर में, कौन सी मिश्रण, तो समान मिश्रण, ओके। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया हो। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। अब समझते हैं ध्यान से। तो आपको ये टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ओके। अब जो है हम अवस्थाएं देख लेते हैं, मतलब कि पदार्थ के तीनों अवस्था के तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, ओके। किसमें प्रसार की घटना ज़्यादा होगी, किसमें प्रसार की घटना कम होगी, सारा इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जैसे कि
घनत्व, घनत्व है ना, तो घनत्व सबसे ज़्यादा किस में होगा? घनत्व किस में होगा? सबसे ज़्यादा ठोस में होगा। ठीक है, आप लोग घनत्व नहीं समझते होंगे, अगर नहीं समझ गए तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लोहा का घनत्व ज़्यादा कि लकड़ी का, तो आप क्या बोलेंगे? लोहा का घनत्व ज़्यादा। लकड़ी पानी में तैर सकता है, एक आध गो लकड़ी पानी में तैर सकता है, लेकिन लोहा तैरेगा, डूब जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, घनत्व कम रहता है ना वो तैरता है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, ओके, ठोस की तुलना में द्रव का घनत्व कम होता है, उससे भी कम होता है गैस का। तो सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठोस में, द्रव में, फिर गैस में। अब आणविक आकर्षण बल देख लेते हैं, मतलब कस्सल ऐसे एकदम आणविक आकर्षण बल अंदर अंदर एकदम पूरा कस्सल। ओके, तो आणविक आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, प्रसार, प्रसार की घटना मतलब फैल जाना, फैल जाना। ओके, जैसे देखते हैं कैसे कि जैसे कोई मूली खा के ढकर दिया, मूली खा के कोई ढकर दिया तो कैसे प्रसार हो जाता है, गैस एकदम पूरा प्रसारित होने लगता है। पूरा रूम में अगर कोई मूली खा के ढकर दिया, तुरंत एकदम जो है ना एकदम गमक जाएगा एकदम। ओके, तो प्रसार की घटना किस में होती है? गैस में। गैस बनता है ना, गैस बन रहा है। ओके, तो क्या है? तो प्रसार की घटना किस में होगी? गैस में होगी। ओके देन, फिर द्रव में होगी, फिर ठोस में होगी। ठीक है, तो प्रसार की घटना किस में ज़्यादा हो सकती है? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ओके देन, सबसे ज़्यादा प्रसारित होने की घटना किस में? गैस में। ठीक है, गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, इस तरह से। ओके, अब देखते हैं विसरण। विसरण को आप प्रसार भी बोल सकते हैं, वही कंडीशन लागू होता है। सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, गैस में, द्रव में, फिर ठोस में। ओके देन, अब देखिए गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा गतिज किस में करेगा? गतिज एकदम स्पीड से चल जाएगा एकदम। जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि जो खाना बनाते हैं हम लोग, तो कोई गैस भर रहा होता है, तनी को भी लीक करेगा ना तो बहुत दूर से एकदम प्रसारित हो जाएगा और मेरे तक पहुंचेगा। गतिज, बहुत ज्यादा गतिज जो होगा वो किस में होगा? गैस में होगा। ओके, तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है? गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, और एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे कि ऐसे तो हम ये सब मुंह जबानी समझा दिया, वही चीज़ लिखे हैं जो मुंह से समझाए। एक बात और समझ लीजिएगा, देखिए ये जो पांचवी अवस्था है ना, इसका खोज किया था, इसका खोज कौन किया था? 1920 में इसका जो गणना किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। 1920 में जो है इसका गणना कौन किया था? सत्येंद्र नाथ बोस किया था। लेकिन कुछ वैज्ञानिक लोग जो है इसको नहीं माना, मान्यता नहीं दिया। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस जो है आइंस्टीन से मिलने गया था, तो आइंस्टीन जब परीक्षण किया सत्येंद्र नाथ बोस के पांचवी अवस्था को जब अध्ययन किया कि हाँ आप खोजे हैं, क्योंकि पांचवी अवस्था का गणना सबसे पहले कौन किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ही किया था। तो इस कुछ वैज्ञानिक लोग ना नहीं मान रहा था, तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है आइंस्टीन से मिलने चला गया। तो आइंस्टीन जब गणना उन्ना किया, अच्छा से देखा, तो सच में ये बताया कि हाँ ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो आइंस्टीन के साथ जो लोग रहा करते थे वैज्ञानिक, तो वो बोला कि इस अवस्था का खोज तो आप ही ने किए हैं। तो आइंस्टीन बोला कि नहीं, पहली बार जो गणना किया है, पहली बार जो खोज करके वो मुझे दिया है वो सत्येंद्र नाथ बोस दिया है। ओके, तो ऐसा करते हैं, प्राथमिकता जो देंगे ना, प्राथमिकता हम देंगे सत्येंद्र नाथ बोस को ही। इसीलिए पांचवी अवस्था को बोस, क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस किया था पहली बार गणना, तो बोस, ठीक है, बोस फिर आइंस्टाइन फिर कंडेंसेट। ठीक है, पहले बोस का नाम आएगा तो बोस, आइंस्टाइन फिर कंडेंसेट। ओके, तो इस तरह से, क्योंकि आइंस्टीन बहुत ही एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वो लोगों की भावनाओं को समझता था, कोई भी चीज़ का खोज होता था तो वो उसका रिस्पेक्ट करता था। ओके, इस तरह से। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी के भूपट्टी में पाया जाने वाला तत्व, सबसे ज़्यादा तत्व कौन सी पाया जाता है? तो फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, इस तरह से पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। इसका सूत्र के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? O C आल फे का ना, O C आल फे का ना। O से ऑक्सीजन, C से सिलिकॉन, A से एल्युमिनियम, Fe से लोहा,
Ca से कैल्शियम, Na से सोडियम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा, देखिए बोलेगा पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, धातु। धातु बोल दिया तो क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, धातु है। Al बोल देते, Al क्या है, तो धातु है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपधातु कौन पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, ऐसा है, सिलिकॉन, उपधातु। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन तत्व। ठीक है, क्योंकि तत्व तो सभी है, तत्व के ही ना अवस्था है, धातु और धातु उपधातु तत्व के ही अवस्था। तो सबसे ज्यादा तत्व बोल दिया तो ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उपधातु बोल दिया था सिलिकॉन, धातु बोल दिया था एल्युमिनियम। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।